हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 22 से 28 फरवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राचीनतम राजवंश है मौर्य वंश। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो 325 से 185 ईसा पूर्व के दौरान भारत के उपमहाद्वीप के अस्तित्व में था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त द्वारा 320 ईस्वी पूर्व में की गई थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो श्री चंद्रगुप्त के द्वारा 320 ईसा पूर्व में। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है, यह आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओणम आंध्र प्रदेश। चौथा क्वेश्चन है गाइस कि इन सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुगौली की जो संधि है ये 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुगौली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच एक संधि थी जिसे 1814 से 16 के दौरान ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुए युद्ध के बाद हरकत में लाया गया। इस पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए और 4 मार्च 1816 का इस पर मोहर लगाई गई। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पांचवा क्वेश्चन है गाइस कि जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है? खनिज संपदा, मृदा संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जलवायु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहां पर स्थित है? अगर आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन के तौर पे तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तमिलनाडु कहीं दिया नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो था आप लोगों का ये गलत था। तो देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, तमिलनाडु कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अगर पेपर में पूछा जाए कि विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? अगर ये पेपर में पूछा जाए तो विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि विवेकानंद स्मारक शिला भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी बन गया है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है गाइस कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3 या 12। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, भद्रबाहु। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है।
सांख्य दर्शन का प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि को माना जाता है। अगर पेपर में पूछा जाए कि सांख्य दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, महर्षि कपिल मुनि को माना जाता है। इनका सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। सांख्य भारत के प्राचीनतम दार्शनिक संप्रदायों में से एक है। यह दर्शन मानता है कि संसार का निर्माण पुरुष प्रकृति संयोग से हुआ है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, तमिल 3 देशों की एक आधिकारिक भाषा है, भारत, श्रीलंका और सिंगापुर। तो देखिए, अब मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि तमिल जो भाषा है ये 3 देशों की एक आधिकारिक भाषा है, भारत, श्रीलंका और सिंगापुर। अगला फैक्ट आपको यह ध्यान में रखना है कि यह भारतीय राज्य तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का आधिकारिक भाषा भी है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसका उपयोग मलेशिया में अंग्रेजी, मलय और मंदारिन के साथ शिक्षा की भाषाओं में से एक के रूप में किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? परमारों को, पालों को, प्रतिहारों को, राष्ट्रकूटों को। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रकूटों को। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूटों को जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें जान लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि कैलाश मंदिर जो है, जिसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके निर्माण का श्रेय आमतौर पर 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम 756 से 773 को दिया जाता है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है, राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। यह द्रविड़ स्थापत्य शैली में एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवमूल्यन। 13वां क्वेश्चन देखिएगा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 248, 385, 284, 348। अगर आप लोग ऑप्शन के तौर पे देखेंगे तो ऑप्शन के तौर पे 385 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 390 किलोमीटर दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्लियर नहीं है कि कितनी दूरी तय की थी उन्होंने नमक कानून के विरोध में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, मार्टिनो घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16वां क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, WC बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग। देखिए गाइस, दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। अगर पेपर में पूछा जाए कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है दादाभाई नौरोजी। अगला फैक्ट आपको यह ध्यान रखना है कि यह 1892 के आम चुनाव में फिशबरी सेंट्रल में लिबरल पार्टी के लिए चुने गए पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद थे। दूसरी बात, एक फैक्ट आपको और ध्यान में रखना है, इन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, दादाभाई नौरोजी को। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने ज्ञान प्रसारक मंडली की भी स्थापना की थी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिएगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद क्या कहलाती है?
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, अनिवासी भारतीय निवेश, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो निवेश। अगला क्वेश्चन, बीटी बीज का संबंध है चावल से, गेहूं से, कपास से, तिलहन से। इसका संबंध कपास है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? जेनेवा, पेरिस, वेना, वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेना। अगला क्वेश्चन, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, तो सही जवाब हो जाएगा कपास, सन, जूट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित हैं? पृथ्वी का चक्रण, पृथ्वी का घूर्णन, दाब, प्रवणता, तापमान। पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दाब, प्रवणता। अगला क्वेश्चन, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 35 वर्ष। ये तो आपको पता चल गया कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक की जो आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए। देखिए गाइस, भारत के राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु को पूरी कर लेनी चाहिए, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य ना कर रहा हो। अगर इसमें सब सारी ये योग्यताएं हैं किसी भी भारत के नागरिक में, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लड़ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लूटो, रूसो, अरस्तु, लास्की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। तो अरस्तु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर पेपर में पूछा जाए कि पश्चिमी दर्शन शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिमी दर्शन शास्त्र का जो जनक है ये कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु एक यूनानी वैज्ञानिक थे और एक दार्शनिक भी थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। प्लूटो के साथ अरस्तु को पश्चिमी दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है। देखिए, पश्चिमी दर्शन शास्त्र का जो जनक है प्लूटो के साथ अरस्तु को भी कहा जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे? 45 दिनों तक, 60 दिनों तक, 90 दिनों तक, 365 दिनों तक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 60 दिनों तक। अगला क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट संगतियां निहित हैं केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, स्थानीय शासन में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय सरकार में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों से तात्पर्य ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से है। अगला क्वेश्चन देखेगा 27वां, बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु, राजगृह। बुद्ध को प्रबोध जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोधगया में 35 वर्ष की आयु में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, आई के गुजराल, मोरारजी देसाई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इन्हें आप लोग जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोरारजी देसाई 29 फरवरी 1896, 10 अप्रैल 1995 भारत के स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री सन 1977 से 79 थे। देखिए, इनका जो कार्यकाल था सन 1977 से 79 तक इनका कार्यकाल था। जो ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को इनकी मृत्यु हुई थी। वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष, 58 वर्ष। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 65 वर्ष। 31वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण में सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाधारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, सिखों के चौथे गुरु जो थे रामदास जी, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कुछ स्त्रोतों में यह कहा गया कि गुरु जी ने लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर ने दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण हिंदुओं और सिखों ने इसे दोबारा बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि सहारा प्रदेश में धूल दानव है। सहारा प्रदेश में धूल दानव है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? चीन, ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन ब्राजील में होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। ये तो आपको पता हो गया, ठीक है। यह 150 से अधिक वर्षों के लिए कॉफी का उच्चतम वैश्विक उत्पादन रहा है। ब्राजील के बाद अन्य शीर्ष कॉफी उत्पादक देश हैं वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, होंडुरास, भारत, युगांडा, मैक्सिको और ग्वाटेमाला। अगला क्वेश्चन, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है? निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रोत्साहन, काले धन पर नियंत्रण, घाटे के बजट पर प्रतिबंध। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निर्यात प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है गाइस कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 11/12/1905 को इसकी स्थापना हुई थी। ये अभी आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई पूर्व नाम द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया, मुंबई का मुख्य संग्रहालय है। इसका नाम कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई। इसका निर्माण वेल्स के राजकुमार के भारत यात्रा के समय मुंबई के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और नागरिकों से प्राप्त सहायता मुंबई के सरकार द्वारा स्मारक के रूप में निर्मित किया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये कहां पर स्थित है? चितरंजन, पेरम्बूर, वाराणसी, कपूरथला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम ये कहां पर स्थित है? चेन्नई, मसूलीपट्टनम, कोलकाता, नई दिल्ली। फोर्ट विलियम ये कहां पर स्थित है? सो गाइस ये स्थित है कोलकाता में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखेगा, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। 42वां क्वेश्चन देखेगा, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसएस्टरीफिकेशन। अगला क्वेश्चन, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अमोनिया एक गैस होती है, इसका कोई रंग नहीं होता, अर्थात यह एक रंगहीन गैस होती है। इस गैस के कारण तीव्र गंध महसूस होती है।
यह स्वाद में साबुन के स्वाद के समान होता है, ये गैस वायु में हल्की होती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन देखिएगा, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडेम या पोर्ट? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मॉडेम। अगला क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। अगला क्वेश्चन, इनमें से विषम कौन सा है? संगमरमर, चाक, चूना, बुझा चूना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बुझा चूना। अगला क्वेश्चन, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु, न्यूक्लियोप्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, विषाणु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियोप्रोटीन। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैल्शियम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसा। अगला क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, इनमें से कोई नहीं। पी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एरर। अगला क्वेश्चन, कास्ट स्प्लिटिंग क्या होती है? कास्ट स्प्लिटिंग क्या होती है? आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथिल अल्कोहल। अगर आप लोगों को आज के इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91-406-76-626। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91-406-76-626। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें तुरंत मैसेज करें, ठीक है। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट, एक भी पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।